सबसे पहला क्वेश्चन है, ये ज्योमेट्री से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घन के किनारों की लंबाइयों का जोड़ एक वर्ग की परिधि के आधे के बराबर है। ठीक है, यदि घन के आयतन का संख्यात्मक मान जो है वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के 1/6 के बराबर है तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी है, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए हिंदी में कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी, इंग्लिश में जो है वो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि सबसे पहले कह रहा है कि घन के किनारों की लंबाइयों का जोड़। ठीक है, तो अगर मैं क्यूब, घन को क्यूब कहते हैं, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए जितने भी इसके कोण है अर्थात किनारे, किनारे जो हैं एजेस, ठीक है, तो एक क्यूब में जो है कितने एज होते हैं, तो ये सभी लोगों को पता है 12 एजेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने एज हैं, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो 12 एजेस हैं। अगर एक साइड को मैं मान लेता हूँ ए, तो टोटल 12 एजेस की साइड को अगर जोड़ूंगा तो कितना आएगा आपका, सभी जो एज हैं जो किनारे हैं उसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 12a। ठीक है, 12a कह रहा है ये बराबर है, किसके बराबर है, एक वर्ग के परिधि के आधे के बराबर। परिधि अर्थात यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा है पेरीमीटर, पेरीमीटर को कहते हैं परिमाप। ठीक है, तो परिधि से रिलेटेड आप सब चीज़ें सभी पढ़ते होंगे कि परिधि कहाँ सुनने को मिलता है आपको, वो सर्किल में सुनने को मिलता है मोस्टली, तो कई लड़के इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो परिमाप और परिधि एक तरह से एक ही है, यहाँ पे बात की जा रही है। तो स्क्वायर का जो अगर मैं साइड ले लेता हूँ एस, ठीक है, तो स्क्वायर का अगर एक साइड एस है तो इसका परिमाप अर्थात चारों भुजाओं को जोड़ने पे कितना मान आएगा, 4 × s आएगा। कह रहा है कि इसके आधे के बराबर है, अर्थात इसका हम 1/2 कर देंगे और पहला जो कंडीशन इसमें कहा हुआ है वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पहला कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है तो पहले हम ए और एस में एक रिलेशन आपको ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 से ये कट जाएगा 4 2 बार में और 2 से ये कट जाएगा 12 6 बार में। ठीक है, तो एस बराबर आ जाएगा आपका 6a। ये पहले कंडीशन से आपको ये एक रिलेशन मिल गया। ठीक, अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है कि यदि घन के आयतन का संख्यात्मक मान, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है घन के आयतन का संख्यात्मक मान जो है वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान अर्थात जो है न्यूमेरिकल वैल्यू के 1/6 के बराबर है। तो सबसे पहले आपको क्यूब का जो है आयतन निकालना होगा। जो है क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ए का क्यूब अर्थात भुजा का क्यूब होता है, वो बराबर है किसके, जो स्क्वायर दिया हुआ है उसके एरिया के 1/6 के बराबर है। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के 1/6, तो एरिया क्या होगा, एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइड एस है तो इसके 1/6 के बराबर है। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब देखिए दूसरे इक्वेशन को और आगे तक सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो है s = 6a पहला जो रिलेशन मिला है वहाँ से हमें जो है a की वैल्यू निकाल के हम इस सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, वर्ग के भुजा की लंबाई पूछा है। देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, अगर वर्ग के भुजा की लंबाई पूछा है तो आप यहाँ से a को एलिमिनेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को जल्दी लगाना है तो a को एलिमिनेट करिए ना, क्योंकि s को अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो फिर से वो a की वैल्यू निकाल के इसमें रखना पड़ेगा, तो आपको 2-4 सेकंड 5 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो क्यों ना हम पहले ही हम a को ही एलिमिनेट कर दें। तो हम पहले वाले इक्वेशन से अगर हम क्या करेंगे, a = लिख सकते हैं s/6। ठीक है, और इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो a क्यूब की जगह पर हम लिख सकते हैं s/6 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा 1/6 s²। हाँ, क्योंकि हमको s का ही मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, s³ / 6 का क्यूब = s²/6। तो देखिए ये स्क्वायर से ये जो है पूरा स्क्वायर से जो है ये क्यूब कट जाएगा, फिर इधर बचेगा s और एक 6 से a पावर कट के 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, s = आ जाएगा 6² अर्थात 36 यूनिट कह सकते हैं, सेंटीमीटर, जो भी आप कहना चाहें, जो ऐसा भी यूनिट दिया हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 36 यूनिट जो होगा स्क्वायर की भुजा का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे है, पाइप एंड सिस्टम से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पाइप ए किसी खाली टंकी को, खाली लिखा हुआ देखिए, लिखिए हिंदी में जो है क्वेश्चन अगर गलत लिखा हो तो इंग्लिश में एक बार जरूर आप जो है उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो है कई बार रेलवे में मैंने बताया हुआ है, जब मैं एलपी के वीडियोज़ बना रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि रेलवे में जो क्वेश्चन दिया होता है एग्जाम में, तो हिंदी में कभी कभी क्वेश्चन गलत भी दिए थे, इंग्लिश में क्वेश्चन सही दिया हुआ था। तो आप हिंदी में पढ़ के क्वेश्चन कर रहे थे और क्वेश्चन में गलतियाँ कई बार हो रही थी और आपका जो है
टाइम लॉस हो रहा था और क्वेश्चन बहुत ईजी रह रहा था। कई बार तो हिंदी में डाटा अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 घंटे लिखा था तो इंग्लिश में वहाँ पे 5 घंटे लिखा रह रहा था और 5 घंटे के हिसाब से आंसर निकल रहा था। तो ऐसे भी क्वेश्चन मैंने एलपी में देखे हैं। तो आप हिंदी वाले क्वेश्चन तो पढ़िए, सॉल्व करिए, लेकिन अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो एक बार इंग्लिश में ज़रूर आप उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है डाटा गलत भी दिया हो, स्टेटमेंट में भी गलतियाँ थी। मैं एक आध क्वेश्चन जरूर कराऊंगा ऐसे, जिससे आपको पता चले कि ऐसा भी गलती आ सकती है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पाइप ए किसी खाली टंकी को अकेले 4 घंटे में भर देता है, जबकि पाइप बी के साथ अगर मिलकर यह उसे 3 घंटे में भर देता है। मतलब ए और बी दोनों जब साथ चलते हैं तो 3 घंटे में टंकी भर जाती है। कह रहा है कि पाइप ए को 1 घंटे चलाने के बाद पश्चात पाइप बी को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, ये भी आपको ध्यान देना होगा। कुल कितना समय लगेगा ये आपको पता करना है। देखिए टंकी जो में ए पाइप लगी है और दूसरे कंडीशन में दिया हुआ है कि हम दोनों टंकी को पाइप को जो है खोल लेते हैं। ए जो अकेले भरता है तो 4 घंटे लगते हैं, जब दोनों खुलते हैं तो 3 घंटे। अगर दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं 4 और 3 का तो 12 आ जाएगा, क्योंकि यही होगा क्या होगा, टंकी की कैपेसिटी बताएगा। अब देखिए ए का इफिशियंसी निकालना चाहते हैं तो 12 में 4 का जो है डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 और 12 में फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब ए की इफिशियंसी है 3 यूनिट्स पर आवर आप कह सकते हैं, ठीक है। और ए प्लस बी अर्थात दोनों जब खुले हुए हैं तो 4 यूनिट्स पर आवर जो है इसकी इफिशियंसी है। तो ए अगर 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है, दोनों चालू होते हैं तो 4 यूनिट भरते हैं, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो गई, 1 यूनिट पर आवर हो गया, ठीक है। यहाँ से पता चल गया ना कि ए जो है इसमें 4 में से घटा देंगे, अर्थात 3 को जो है 4 में से घटाएंगे तो 1 यूनिट पर आवर निकल जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि पहले हम पाइप ए को 1 घंटे चलाने के बाद, क्वेश्चन में कहा है कि ए को हम 1 घंटे चला देते हैं, जब ए को हम 1 घंटे चला देंगे तो 3 यूनिट जो है टंकी भर जाएगी, ठीक। बचेगा कितना, 12 में से 3 घटा दीजिए तब कितना बचेगा, 9 यूनिट जो है अब टंकी सिर्फ खाली बची हुई है। अब 9 यूनिट को भरना है। अब क्या हो रहा है कि दोनों अब चलने लगे, तो 4 यूनिट जो है 1 घंटे में भरा जाएगा। तो अब कितना टाइम लगेगा, तो 9/4 जो है आवर्स अब टाइम लगेगा, ठीक है, रिमेनिंग जो है जो टंकी को भरने में। तो 9/4 को क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/4, तो 2 घंटे और 1/4 घंटे लगेगा। तो 1/4 को हम मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, देखिए 1 घंटे का 1/4वां हिस्सा क्या होता है, 15 मिनट। कई लोग इसको भी जो है कि कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो 1/4 में अगर आप 60 का गुणा कर देंगे तो वो मिनट में बदल जाएगा, तो 15 आ जाएगा, ठीक। अर्थात 2 घंटे 2 आवर्स 15 मिनट लगेंगे। बचे हुए हिस्से को भरने में 2 घंटे 15 मिनट लगेंगे और पहले ही 3 यूनिट को 1 घंटे लग चुके हैं भरने में, ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक। तो टोटल कितने घंटे लग रहे हैं, 1 घंटा पहले लगा है और 2 घंटा 15 मिनट बाद में लग रहा है, तो टोटल कितने हो गए, 3 आवर्स 15 मिनट, ठीक। तो टाइमिंग का आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। देखिए समझाने में इतना टाइम लग रहा है, आप बहुत आसानी से और इसको जल्दी से जल्दी भी कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस के आपके ऊपर है। आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 3 घंटे 15 मिनट में टंकी भर जाएगी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टेटमेंट और एजम्पशन से है। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कहा ही था कि मैं हर वीडियो में 1-2 ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही लड़कों के गलत होने के चांसेस बने जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अध्यापिका ने कक्षा में घोषणा की कि जो संग्रहालय जाना चाहते हैं उन्हें कल दोपहर 3 बजे तक 200 रुपये जमा करना होगा, ठीक। जो क्लास टीचर थी उन्होंने कहा कि कक्षा में कि जो संग्रहालय अर्थात म्यूजियम जाना चाहते हैं वो क्या करेंगे, कल दोपहर 3 बजे तक जो है 200 रुपया जमा कर देंगे, ठीक। अब अनुमान क्या लगाया जा सकता है, ये 2 अनुमान दिए हुए हैं। कौन सा अनुमान अर्थात एजम्पशन सेटिस्फाई करता है ये आपको बताना है। पहला एजम्पशन कह रहा है कि संग्रहालय का दौरा अनिवार्य है। देखिए क्या ऐसा उन्होंने कहा है कि अनिवार्य है संग्रहालय का दौरा, नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है कि जाना चाहते हैं, ठीक है। जो संग्रहालय जाना चाहते हैं वो जो है दोपहर तक जो है पैसा जमा कर देंगे, ठीक। तो ऐसा अनिवार्य तो है नहीं, तो पहला जो एजम्पशन है बिल्कुल नहीं अंदाजा एजम्पशन किया जा सकता है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों को 200 जमा करना होगा, बिल्कुल गलत, क्योंकि सभी को क्यों जमा करना होगा, जो जाना चाहेंगे उन्हीं को तो सिर्फ 200 रुपये जमा करने हैं कल 3 बजे तक। तो ऐसा तो गलत हो गया ना कि सभी विद्यार्थियों को 200 जमा करना ही नहीं होगा, तो दूसरा भी एजम्पशन गलत है। तो जिसमें ऑप्शन में रहेगा कि दोनों एजम्पशन गलत हैं, या फिर देखिए लिखा हुआ है कि 9 तो अनुमान 1 और 9 2 निहित है, मतलब जो है कि दोनों ही एजम्पशन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो यही पहला ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था और आसान भी था, मुझे लगता है कि अधिकतर लोग कर लेंगे इसको।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC का समकोण B है, अर्थात जो है 90 डिग्री है वो B है। कह रहा है कि tan A का मान 4/3 है, AC का मान 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो BC की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। पहले हम जो है यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ये हो गया, B जो है यहाँ पे 90 डिग्री है, A यहाँ पे दिया हुआ है और C यहाँ पे, ये हो गया 90 डिग्री। फिर अब क्या कह रहा है कि tan A अर्थात इस एंगल को कंसीडर करके मान बताया। tan A क्या होता है, देखिए tan A इज इक्वल टू 4/3। ठीक, ये ऊपर क्या होता है, ये होता है लंब और नीचे क्या होता है, आधार। ये तो सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, तो ये अगर भुजा एंगल कंसीडर करेंगे तो इसके सामने क्या होगा, ये लंब होगा और ये क्या होगा, आधार। ठीक, बेस हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक, अब देखिए लंब का मान दिया है 4 और आधार का मान दिया है 3। ये tan A का मान मतलब 4/3 एक तरह से कह सकते हैं कि लंब और आधार में एक रेशियो है। लंब और आधार में एक रेशियो कितने का दिया हुआ है, 4 और 3 का। ठीक, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा आपको पाइथागोरस लगाएंगे तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, √25 बराबर आ जाएगा 5। तो कर्ण का मान 5 होना चाहिए इसके हिसाब से। ठीक, लेकिन AC अर्थात जो कर्ण का मान है, ठीक, वो कितना दिया हुआ है, 25, अर्थात 5 का कितना गुना है, 5 गुना, अर्थात 5 में अगर हम 5 का गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये AC का मान आ जाएगा जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर हमसे पूछता है BC का मान, अर्थात BC अर्थात लंब का जो मान दिया हुआ है, ठीक, उसका अगर मान हमें निकालना है तो कितना क्या करना होगा, हमें 5 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा लंब में। तो लंब का जो रेशियो 4 दिया हुआ है तो इसमें हम 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अगर आधार का पूछता, ठीक है, आधार अर्थात AB का मान पूछता है तो इसमें भी हम 5 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और आंसर कितना आता, 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं और ये काफ़ी आसान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साइंस से रिलेटेड है, पीरियोडिक टेबल से ही रिलेटेड है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, आपको पता ही है। कह रहा है कि एक तत्व के नाभिक में अर्थात न्यूक्लियस में 15 प्रोटॉन अर्थात 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है। इसके द्रव्यमान संख्या अर्थात बताना है, मास नंबर आपको फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है, एक जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को अगर जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, मास बताता है किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 15 + 22 जोड़ देंगे तब कितना आ जाएगा, 37, ये हो जाएगा इसका मास। तो ये काफ़ी सिंपल था। आप ये क्वेश्चन देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 16% लाभ के साथ, अर्थात जो है 16% का लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस जो है 435 रुपये है। कह रहा है कि यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत क्या होता है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर किसी वस्तु को 16% लाभ पे बेचा जाता है और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 435 अर्थात 435 रुपये दिया हुआ है। तो अगर किसी चीज़ का दाम स्टार्टिंग में क्रय मूल्य 100% होता है, कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक जो है उसका क्रय मूल्य जो है हमेशा कोई चीज़ का प्राइस जो है 100% ही होता है। जब उसको 16% के लाभ पे बेचेंगे, अर्थात हमने क्या किया है, उसको 116% पे बेचा है कि नहीं बेचा है, तो 116% का मान 435 रुपये हुआ है। ठीक है, तो हमें 100% निकालना होगा क्योंकि ये सेलिंग प्राइस होगी 100%, सॉरी कास्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को जो है हमें निकालने के लिए 100% निकालना होगा, तो उससे पहले हमें 1% निकालना है। समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ 1%, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप जो 116 गुणे जो है 100 कर सकते हैं। तो 116 गुणे अगर 100% का निकालना होगा तो यहीं पे मैं जो है 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ, 100 के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको जो हम ईजिली जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हम जो है आसानी से काट सकते हैं। फिर इसको 4 से हम काट देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 9 36 हो गया। फिर ये हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100। फिर 29 से आप डायरेक्ट इसको काट सकते हैं 435 को, तो वो हो जाएगा आपका 29 से कम 29 और हो गया आपका 14, वो 145 हो गया, 29 25। ठीक है, तो 15 मार्च में ये कट जाएगा। फिर 25, 15 और 25 का आप जो है मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 15 और 25 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा, हो जाएगा आपका 375। 375 रुपये उसकी क्या निकल गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आ गया 375 रुपये। लेकिन बाद में उसने क्या कहा है कि हम उसको 330 रुपये में अगर हम बेचते हैं तो कितना हानि होगा, क्योंकि 375 अगर कॉस्ट प्राइस है, जाहिर सी बात है 330 रुपये अगर सेलिंग प्राइस जो है वो 330 रुपये रखता है तो उसका हानि ही होगा। कितने का हानि हो रहा है, आप देखिए 40 5 45 रुपये का हानि हो रहा है, तो 45 रुपये का उसका हानि हो रहा है। लेकिन सॉरी परसेंटेज यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब 45 को जो है कि हमें क्या करना होगा, परसेंटेज में बदलना होगा। तो कॉस्ट प्राइस पे हम परसेंटेज निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस पे क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड कर देंगे 375 का, हो जाएगा आपका 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे।
परसेंटेज लॉस हो जाएगा आपके। 25 से काट देंगे तो 25 से 15 बार में ये कट जाएगा। 25 चौका 100 हो गया, 15 तियाँ 45, 3 चौका 12, ठीक है, 12% आ गया आपका हानि। तो हानि परसेंटेज यहाँ पे आपका निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2 स्टेप में था, दोनों स्टेप जो है काफ़ी सिंपल थे, बस आपको प्रोसीजर देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साइंस से रिलेटेड है क्वेश्चन। ऐसा स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आया हुआ था एलपी में। स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल बन सकते थे दैनिक जीवन में, उससे रिलेटेड हर चीज़ को क्वेश्चन पूछ दिया था मुझे लगता है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सिंपल है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है, आपको ये बताना है। बहता हुआ जल, एक बांध में संचित किया गया जल, एक उठाया गया हथौड़ा, या एक संकुचित जल स्रोत अर्थात कंप्रेस्ड स्प्रिंग। ये देखिए, तो दूसरा, तीसरा और चौथा सभी जो है स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। कई बार जो पूछा था कि धनुष, अगर तनी हुई धनुष है, जैसे मान लीजिए ये तना हुआ धनुष होगा, ठीक है, तो तने हुए धनुष में कौन सी ऊर्जा स्टोर होती है, ये भी स्थितिज ऊर्जा स्टोर होती है। तो जितने भी एग्जाम्पल बने, तो हर एक जो है मैं सेट में देख रहा था कि हर 2 सेट में ये जो है कि एग्जाम्पल से रिलेटेड पूछ रहा था कि इसमें से किसमें जो है, इसमें कौन सी स्थितिज ऊर्जा जो है, कौन सी ऊर्जा स्टोर होगी। कि कई में मैंने देखा था कि पूछा था कि धनुष जो है, तनी हुई धनुष में जो है कौन सी ऊर्जा स्टोर होती है। तो सभी लोग जानते हैं स्थितिज ऊर्जा। एग्जाम्पल में जो है कि ऑप्शन में दिया रहता था कि स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, हीट ऊर्जा, ऐसे ही जो है ऑप्शन में दिया हुआ था। तो इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बने हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी ऐसे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बने होंगे। तो इसका पहला जो है सही जवाब है, ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। बाकी सभी जो है स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए तनी हुई स्प्रिंग होती है, ठीक है, तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा स्टोर होती है। एक गद्दा होता है, ठीक है, फोम वाला, वो दबा हुआ जब होगा तो उसमें कौन सी जो है कि ऊर्जा स्टोर होगी, तो भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, आप देख लीजिएगा और मैं ऐसे क्वेश्चन करा भी दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम से है। देखिए कई लोगों के लिए नया भी है लेकिन है आसान। कह रहा है कि संख्या दिया हुआ है कि 273965 जो है, इसमें 3 का जो है स्थानीय मान और अंकित मान में आपको अंतर कितना है, ये आपको फाइंड करना है। इंग्लिश वाले ध्यान दीजिए, हिंदी वाले तो समझ गए होंगे मुझे पता है, क्योंकि आप जो है क्लास 4th 3 में जो है स्थानीय मान कैसे निकालते हैं और अंकित मान कैसे निकालते हैं ये आपको पता था। नेक्स्ट इंग्लिश में क्या लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 3। नंबर दिया हुआ है 273965, ठीक है। तो इस पे आपको बताना है 3 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू, ठीक है। नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 273965। 3 कहाँ पे है, 3 है आपका यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, प्लेस वैल्यू अर्थात स्थानीय मान। हिंदी वाले समझ रहे होंगे क्या करते थे, स्थानीय मान निकालने के लिए यहाँ पे 3 लिखते थे, ठीक है। 3 में क्या करते हैं ये, उसके बाद जितने भी नंबर होते हैं उतने नंबर के आगे उसके 0 लगा देते थे, या फिर क्या करते थे 1 के आगे उतने 0 लगा करके जितने नंबर हों और मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, वो हो गया आपका स्थानीय मान। ये आ गया आपका 3000 हो गया इसका स्थानीय मान। और फेस वैल्यू इसकी क्या है, फेस वैल्यू तो 3 है, ठीक है, क्योंकि जो भी नंबर लिखा होगा वही उसकी फेस वैल्यू होगी। जैसे मान लीजिए अगर हम 2 का फेस वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फेस वैल्यू ये 2 ही होगा, लेकिन अगर प्लेस वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं 2 का, तो 2 का जो प्लेस वैल्यू होगा, 2 को यहाँ पे लिख दीजिए, कैसे भी लिखिए, मैं तो एरो बना के बस बता रहा हूँ आपको। 2 के बाद जितने भी नंबर है उतने 0 लगा दीजिए। कितने नंबर हैं, 73965 अर्थात कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, 5 0 आप लगा दीजिए, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया इसका स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के अंतर आपको ज्ञात करना है। प्लेस वैल्यू आपको पता चल गई 3000, ठीक है, फेस वैल्यू दिया हुआ है 3, आप घटा दीजिए 3000 में से 3, तो 3000 में से आप 3 जैसे ही घटाएंगे आंसर आपका आ जाएगा 2997 और आपका आंसर दिया है। तो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना हो आपको, ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ रहा है तो आप आसानी से कर ले जाएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों को थोड़ा जिनको भूल गया होगा प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होती है वो देख लीजिएगा, आसान था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही थी तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी, ये आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है टाइम एंड स्पीड में सबसे पहले आप लोगों ने करा होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 550 मीटर जो है ट्रेन की जो है प्लेटफॉर्म की जो है लंबाई दिया हुआ है। अगर हम मान लेते हैं ट्रेन की जो लंबाई L है, ठीक है, तो ये टोटल जो लेंथ हो जाएगी, यही डिस्टेंस जो है पार करने में पूरा कवर करेगा ट्रेन, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया।
स्पीड दिया हुआ है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया हुआ है 36 सेकंड। देखिए मीटर और ये सेकंड में देने के कारण जो है आपको 70 किलोमीटर को आपको क्या करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे को मैं आप जो है 5/18 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। तो 70 को आप 2 से काट दीजिए तो हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 9। ये हो जाएगा 35 × 5/9 मीटर प्रति सेकंड। मैं गुणा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, अब बाद में ये कट जाएगा, ठीक है। तो आप जो है ध्यान से जो है पहले गुणा करके टाइम ना वेस्ट करें। अब देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या दिया हुआ है 550 + L। चाल कितना आ गया आपका 35 × 5, डिवाइड करेंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा और समय कितना आ जाएगा आपका 36 सेकंड, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस मीटर में ही दिया हुआ है इसलिए मैंने पहले जो है मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। 9 से काट दीजिए 36 को 4 बार में कट जाएगा। फिर इसके बाद से जो है आप क्या करेंगे 35 में 5 का मल्टीप्लिकेशन, फिर 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 आ जाएगा और 20 में 35 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 700। तो हो जाएगा 550 + L = 700। आपका जो है L यहाँ से निकल जाएगा। L बराबर क्या आ जाएगा आपका, L = आ जाएगा 150 मीटर। तो ये हो जाएगा लेंथ, ये ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक फार्मूला आपको सीखने को मिलेगा, कई लोग ये फार्मूला जानते भी होंगे। कह रहा है कि एक षटभुज अर्थात हेक्सागन की बात कर रहा है, ठीक है। एक हेक्सागन की प्रत्येक 5 कोणों का जो मान है 116 डिग्री दिया हुआ है। कह रहा है कि शेष कोण का माप कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। देखिए मैं हेक्सागन यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। 6 भुजाओं का समान भुजाओं के बराबर का जो है ये एक हेक्सागन है। कह रहा है कि प्रत्येक 5 कोण का जो मान है 116 दिया हुआ है। तो एक जो अंदर का कोण होता है, टोटल तो 6 कोण होंगे अंदर, ठीक है। तो 5 का मान दिया हुआ है 116, अर्थात जो हर एक का जो है पाँचों में 116 डिग्री है। छठे कोण का आपको मान ज्ञात करना है। तो किसी भी हेक्सागन चाहे किसी भी पॉलीगन का अगर आप इंटरनल एंगल का जो है सम निकालना चाहते हैं तो वो बराबर होता है n-2 × 180 डिग्री, ठीक है। ये होता है उनका सम, सभी इंटरनल एंगल का सम। तो ये सम निकल गया आपका। तो यहाँ से भुजा कितनी है, भुजा है 6, n यहाँ पे भुजा के मान बताता है, नंबर ऑफ साइड बताता है। तो 6 - 2 × 180, ठीक। तो 180 जो है मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 18 × 4 = 72, 720 डिग्री हो जाएगा सभी अंतः कोणों का योग, ठीक। लेकिन प्रत्येक 5 भुजा जो 5 कोणों का जो मान दिया हुआ 116 डिग्री, तो टोटल 5 कोणों का जो योग कितना हो जाएगा, सम करें कितना आ जाएगा 116 × 5, ठीक है। आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 3 = 8 और 5 × 5 580 डिग्री हो जाएगा बाकी के जो 5 कोण हैं उनका योग। अब देखिए जो छठा कोण है 6th एंगल जो आपका क्या हो जाएगा, बचा हुआ जो एंगल है 720 में से आप क्या करेंगे 580 घटा दीजिए, ठीक। तो आपका मान कितना आ जाएगा 140 डिग्री वो माना जाएगा और आपका यही आंसर है ऑप्शन 3। तो क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, बस आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना होगा, एक फार्मूला है, सभी इंटरनल एंगल का जो सम होता है किसी भी पॉलीगन में n-2 × 180 डिग्री होता है। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, चाहे हेक्सागन हो पेंटागन हो, ठीक है। जो है अगर आप वर्ग आयत जिसका भी आप निकालना चाहते हैं अंतः कोणों का योग, यहाँ से आप भुजा का मान जो है नंबर ऑफ साइड रख के आप आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।